अस्सलाम वालेकुम। आज जिस आर्टिकल के मुतालिक बात करेंगे वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, और जिसमें आपने ये पढ़ा था कि कोई भी इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए तो उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम दिया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इसमें 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, 2 ग्रीक वर्ड्स। एक है हाइड्रो और एक है पोनो। अब इसमें हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और इसका मतलब वर्क होता है। यानी इसका मजमूई जो आप कह देंगे मीनिंग जब मफहूम ये निकलते हैं कि वर्किंग विद वाटर, वर्किंग विद वाटर, कि पानी के साथ काम करना। तो इसको हाइड्रोपोनिक का नाम दिया जाता है। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इसमें ये करते हैं कि रेटेड वाटर दिया जाता है, रेटेड वाटर, कि जिसमें एयर का अमल दखल हो, रेटेड वाटर उसको कहा जाएगा। और इस रेटेड वाटर में मिनरल साल्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं और इनमें प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। इसके अंदर जहाँ पर जब प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोपोनिक कल्चर का नाम दिया जाता है। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर, इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हम ये मालूम करना चाहें कि इस प्लांट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल होगा, न्यूट्रिएंट, तो उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट का पता चलाने के लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें यानी कुछ जो होगा एक्सपेरिमेंट का पार्ट, उसमें सारे न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए जाते हैं और एक वो पार्ट होगा जिसमें किसी ख़ास न्यूट्रिएंट उसकी डेफिशिएंसी डेवलप कर दी जाती है और उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है। अब ये काम हम ज़मीन में नहीं कर सकते, सॉइल में नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल जो है ये कॉम्प्लेक्स मीडियम होता है, कॉम्प्लेक्स मीडियम, और इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी में ये पता चलाना कि फ़लाँ एलिमेंट प्लांट के लिए कितना एसेंशियल है, कितना एसेंशियल नहीं है, ये नामुमकिन होगा। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इस टेक्निक को एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है और जिससे ये पता चलाया जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए ज़रूरी है और कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है। इसको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का नाम
दिया जाता है। अगर हम ये कहें कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जाए तो वो अभी फिजिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर इस मेथड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अभी इम्पॉसिबल है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग तो अभी ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। जबकि एस्ट्रोनॉट्स खलाबाज जो होते हैं वो इसको वेजिटेबल ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वेजिटेबल ग्रो करने के लिए इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इसका एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो ये जो था हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगा प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के खुराक को प्रिजर्व करना। तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि फूड को प्रिजर्व किया जा सके। और इसका मकसद ये होता है कि प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, कि उसको स्पायल होने से, ख़राब होने से बचाया जा सके। और दूसरा इसका मकसद ये होता है यूज़ एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस without damaging its quality, कि उसकी क्वालिटी भी ख़राब ना हो और उसको हम दूर दूर तक उसकी ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें। उसको फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है, यानी एक ऐसी टेक्निक जिसमें खुराक को महफूज कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है और उसको स्पायल होने से बचाया जाता है। अब इसकी आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से ड्राई मीट होता है कि गोश्त जो उसको ड्राई कर लिया जाता है और जिसकी वजह से उस मीट को ज़्यादा अरसे तक स्टोर रखा जा सकता है। फिर आप देखते हैं घरों में अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें नमकियात का इस्तेमाल या शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा अरसे तक स्टोर किया जा सके। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, लेकिन जहाँ पर जो मेन हम डिस्कस करेंगे वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन तो ये हमारा लुईस पास्चर ने डेवलप किया था। लुईस पास्चर इसने जो प्रोसेस डेवलप किया था और ये तरीका आजकल भी घरों में इस्तेमाल हो रहा है। रोज़ाना मिल्क को बॉयल करते हैं और उसके बाद उसको रखा जाता है। अगर आप बॉयल नहीं करते तो वो दूध स्पायल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा।
इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, इसलिए उसको पहले बॉयल किया जाता है, क्योंकि बॉयल करने से वो दूध आप ज़्यादा देर तक उसको रख सकते हैं। तो ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन के मिल्क जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स उसके लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिल्क पैक जो मुख्तलिफ जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ अवेलेबल होते हैं, तो वो काफ़ी दिन तक वो दुकानों पर पड़े रहते हैं और वो ख़राब नहीं होते। तो ये है फूड प्रिजर्वेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हमने किया था फूड प्रोडक्शन, और मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ है उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक फूड प्रोडक्शन है और दूसरा हेल्थ है, हेल्थ। तो आज हम हेल्थ, इसमें जो बायोलॉजी का रोल है उसको हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ में बायोलॉजी का रोल क्या है। अब हेल्थ, तो जहाँ पर 3 pronged एक्शंस, इनको हम डिस्कस करेंगे। pronged का मतलब से शाखा होते हैं, जिनकी 3 अतराफ हों। अब ये जो एक्शंस हैं ये मुख्तलिफ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन उसमें एक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा प्रिवेंटिव मेजर्स, और दूसरा वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन जिसको कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, और तीसरा इसमें केमोथेरेपी और जीन थेरेपी। अब इसमें जो 3 स्टेप इसमें आते हैं, तो बायोलॉजी का एक आप कह लें कि जिसको आप कह लें कि ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल, कि हेल्थ और डिजीज़ कंट्रोल उसमें बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स को। प्रिवेंटिव मेजर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स, अब प्रिवेंटिव मेजर्स उसके लिए ज़रूरी ये होते हैं कि हमें किसी भी डिजीज़ का जो कास्टिव एजेंट है उसका पता होना चाहिए। तो इस तरह से हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, काम हुआ है, और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात का पता चला देते हैं कि फ़लाँ डिजीज़ उसको काज करने वाला कौन है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, कास्टिव एजेंट, कि उस डिजीज़ को काज करने वाला कौन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
एक मर्ज है उसको हम कहते हैं एड्स। एड्स इससे बनता है acquired immune deficiency syndrome। तो ये आगे हम 5th चैप्टर में इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो एड्स इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट, तो इसका कॉजेटिव एजेंट HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब जब वायरस की वजह से मर्ज डेवलप होता है जिसको एड्स कहा जाता है। अब एड्स ये कैसे ट्रांसमिट वायरस होगा, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो ये एक तो होता है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, एक होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और एक होता है कि जिसको हम ये कह सकते हैं, चलो जी पहले हम निकाल लेते हैं कि फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये हमें यानी हमें ये पता चल गया है, जब बायोलॉजिस्ट उन्होंने हमें ये बता दिया है कि जो एड्स का मर्ज है ये फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब हम एक आदमी का खून दूसरे आदमी को प्रोवाइड करते हैं, तो अगर एक मुतासरा आदमी है उसका ब्लड अगर हेल्दी पर्सन को देंगे तो हेल्दी पर्सन में वो वायरस जो है वो एंटर हो जाएगा। एक होता है उसको हम कहते हैं कंटामिनेटेड सिरिंजेस, कंटामिनेटेड सिरिंज। कंटामिनेटेड सिरिंज यानी उसको कहा जाएगा जो आलूदा हो। आलूदा होने से मुराद ये है कि उस सिरिंज की मदद से किसी पर्सन को पहले इंजेक्शन लगाया गया हो और वही सिरिंज दूसरे पर्सन को इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो जो सिरिंज है वो कंटामिनेटेड सिरिंज कहलाएगी। तो अब हमें ये चीज़ हमारे सामने आ गई है कि एड्स किस तरह से इन्फेक्टेड पर्सन से, सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होगा। तो एक तो फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कंटामिनेटेड सिरिंज से, जब सर्जिकल ऑपरेटर्स होता है जिससे ऑपरेशन किए जाते हैं, तो अगर वो भी कंटामिनेटेड हो, पहले उसको इस्तेमाल किया गया हो, दोबारा किसी और आदमी का ऑपरेशन करते वक्त उसको इस्तेमाल करें, उससे भी एड्स का मर्ज जो है एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। अब हमारे पास कॉजेटिव एजेंट है और हमें उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एड्स से बचना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। तो इन चीज़ों से दूर रहना होगा, तो फिर हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से
हेपेटाइटिस का मर्ज है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस इसको काज करने वाला भी वायरस है। जैसे आप सुनते हैं हेपेटाइटिस सी है, बी है, ए है, तो उसको एच वायरस यानी हेपेटाइटिस वायरस कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस वायरस उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी तकरीबन यही होता है। इसलिए हेपेटाइटिस का मर्ज भी एक पर्सन से दूसरे को जो है ट्रांसफ़र होगा। ये जो मैंने पहले बता दिया आपको कि उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का एक है, इसलिए उसकी भी प्रिवेंटिव मेजर यही होंगी कि जिस चीज़ से वो आगे ट्रांसमिट होता है उससे अवॉइड करें। जब हम उससे अवॉइड करेंगे तो फिर हमें वो मर्ज नहीं होगा, डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट दैट डिजीज़। आजकल जैसे आप देखते हैं कि कोरोना वायरस है और इसके मतलब रोज़ाना आप सुनते हैं कि कहा जाता है कि हाथ ना मिलाएं और हाथ जो है वो उनको धोएं, हैंड वॉश करें फॉर अबाउट 20 सेकंड्स। तो ये किस लिए कहा किया जाता है? क्योंकि ये जो वायरस है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में मुंतकिल हो सकता है हाथ मिलाने से, उसके साथ बॉडी टच करने से। इसलिए कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, कि मुनासिब फासला होना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से महफूज हो सकें और हमें ये मर्ज ना हो सके। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम सिर्फ उसी सूरत इख्तियार कर सकते हैं अगर हम उनके कास्टिव एजेंट के मतलब हमें मालूमात हासिल हों। तो ये बायोलॉजिस्ट का रोल है कि वो हमें कास्टिव एजेंट के मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हम उन इंफॉर्मेशन पर अमल करें तो उस डिज़ीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।